सभापति महोदय, निश्चित तौर पर सभी सदस्यों ने अपनी बात को रखा और अपना धर्म भी निभाया। जिसको अच्छा कहना था उन्होंने अच्छा भी कहा कि वास्तव में सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। लेकिन जिस उद्देश्य से इस विभाग का निर्माण किया गया, इस विभाग को संचालित किया गया, अगर इसकी हकीकत में हम आज भी झांक कर देखें तो क्या ईमानदारी से इस वर्ग का कितना विकास हो रहा है। और खासकर मैं बात करूंगी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की, क्योंकि अभी मेरे से पूर्व कुछ सदस्य बोल रहे थे और उन्होंने आरोप प्रत्यारोप भी लगाया, लेकिन मैं किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप न लगाकर अपनी बात को ही रखूंगी। माननीय सभापति महोदय, क्या सरकार चाहती है कि इस वर्ग का भला हो? क्या सरकार चाहती है कि हमारा जो वर्ग आज भी गांव ढाणी तक इस तरह से पिछड़ा हुआ है कि जहां का बच्चा शहर में आकर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए मात्र सपना देख सकता है, वहां तक पहुंच भी नहीं सकता? क्या ऐसे वर्ग के लिए सरकार कुछ करना चाहती है? अगर कुछ ईमानदारी से करना चाहती है तो क्या सरकार ने कभी प्रयास किया कि देश आज़ाद होने के इतने वर्षों बाद भी जो हमारे SC ST के जो छात्रावास है, जिसमें मुझे तो कई बार जाने का मौका भी मिलता है, कभी कभार ऐसी स्थिति और परिस्थिति बनती है कि मात्र नमक और पोए के अलावा कुछ भी वहाँ मुझे नहीं मिला। अगर तेल भी लाना पड़ता है पोए बनाने के लिए तो राशन की दुकान से उधार लाना पड़ता है। ऐसी स्थितियाँ बनी हुई है। क्या हम चाहते हैं कि इस वर्ग का भला हो? अगर आप चाहते हो तो निश्चित तौर पर सरकार को चाहिए कि वहाँ के छात्रावास के जो हमारे भवन हैं उनकी रिपेयर करे, उनका मेंटेनेंस करे। जिस तरह से आप इनको अनुदान देते हो, चद्दर के लिए इनको राशि दी जाती है और भी व्यवस्थाएं करने के लिए राशि दी जाती है, तो उसको भी बढ़ाने का काम करे, वरना इस वर्ग का कभी भी भला नहीं हो सकता। मैं आज के दिन ये भी कहना चाहूँगी कि अनुसूचित जाति जनजाति को सरकार की अधिसूचना जो दिनांक 11/9/2011 द्वारा 16 व 12% का जो पदोन्नति का लाभ दिया जाना था, लेकिन इसका गलत अर्थ लगाकर पदोन्नति के फीडर जोन में 28% कोटा पूर्ण होने के उपरांत जो SC ST कर्मचारी की जो वरिष्ठ सूची में सामान्य कोटा में चयनित हुए हैं और वरिष्ठ स्थान पर हैं, उन्हें भी 28% में शामिल करके पदोन्नति में जो रोका जा रहा है, निश्चित तौर पर इस वर्ग के लिए ठीक नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को और सम्मान्य मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहती हूं कि राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग का जो आदेश है दिनांक 5/10/2018 द्वारा 11/9/11 की अधिसूचना के संबंध में जारी स्पष्टीकरण आदेश गत सरकार द्वारा क्रियान्वयन को रोकने की स्वीकृति दी गई थी। वर्तमान सरकार आने के बाद भी इसका क्रियान्वयन पर रोक लगाने का जो आश्वासन दिया था, किंतु अभी तक भी इसे वापस नहीं लिया गया। मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए ताकि इस वर्ग का भला हो सके। साथ ही साथ सभापति महोदय, आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि 11/9/11 की अधिसूचना को सही अर्थ में लागू करने की आवश्यकता है और पदोन्नति हेतु विचार जोन के सिद्धांत को समाप्त किया जाना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक संवर्ग में आरक्षण वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य रूप से जरूरी होना चाहिए। ऐसा भी हो। माननीय सभापति महोदय, हम रोस्टर प्रणाली की बात करते हैं, लेकिन हम सभी को ये पता है कि सभी विभागों में रोस्टर रजिस्टर का संधारण किया जाए। ये जरूरी है, क्योंकि जब तक इसका प्रावधान संधारित नहीं किया जाएगा रजिस्टर, तब तक हम उन्हें लाभ नहीं दे सकते, इस वर्ग के लोगों को।
और साथ ही साथ आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड तथा अन्य भर्ती की वरिष्ठता को रोस्टर बिंदु के अनुसार वरिष्ठ क्रम में रखा जाए, न कि एससी एसटी वर्ग के अधिकारियों को वरिष्ठता क्रम के में सबसे नीचे रखा जाए। इस बात को भी मैं कहूंगी। माननीय सभापति महोदय, विश्वविद्यालय स्तर पर हम देखते हैं सीधी भर्ती और तथा पदोन्नति में आरक्षण की पालना नहीं की जाती और मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने इस बात को रखा। फलस्वरूप इस स्तर पर एससी एसटी का प्रतिनिधित्व नगण्य वर्तमान में है। विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों या अन्य पदों पर आरक्षण की पूर्व पालना की जाए और एससी एसटी के कोटे को भी अगर पूर्ण करेंगे तो निश्चित तौर पर एससी एसटी वर्ग को इसका पूरा लाभ मिलेगा। सम्मान्य सभापति महोदय, अभी और भी बातें की जा रही थी कि निश्चित तौर पर इस वर्ग का भला हो रहा है। मैं इसी वर्ग से आती हूं। मन में कुंठा बहुत होती है। जो इस वर्ग का बंधु, जो वास्तव में जिसके मन में यह भाव होता है कि मेरे साथ भेदभाव न किया जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, चाहे राजस्थान हमारा एक ऐसा प्रदेश है जिसने विकास भी किया होगा, देश ने विकास भी किया, प्रदेश ने भी किया, लेकिन आज भी हम इस बात को नहीं बोल सकते कि पूरी तरह से भेदभाव समाप्त हो गया है। ये नहीं हुआ, ये कतई संभव नहीं है। जब अखबार में पढ़ने को मौका मिलता है कि दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया, हम किस राजस्थान की कल्पना कर सकते हैं। कभी कभार सुनने को भी मिलता है कि निश्चित तौर पर आरक्षण का लाभ पूरी तरह से ले चुके, लेकिन आप देखिए क्या स्थितियां वर्तमान में बनी हुई है। क्या हम सामाजिक समरसता का भाव पैदा नहीं कर सकते? मैं मांग करती हूं कि सरकार को सामाजिक न्याय देने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान करने चाहिए, कुछ ऐसे नियम बनाना चाहिए जिससे ये जो सब हमें देखने को मिल रहा है हमारी आने वाली पीढ़ी को देखने को नहीं मिले। ऐसा कुछ प्रयास सरकार की तरफ से होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, अगर आंकड़ों की दुनिया में हम लोग जाएंगे तो अभी 5 मिनट पहले ही कुछ 2022-23 का एक 22-23 और 21-22 का प्रगति प्रतिवेदन में मेरे हाथ लगा मैं उसको पढ़ रही थी। ये जानकर बड़ा दुख हुआ मुझे। मैं बात करूंगी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की, जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए दी जाती है। माननीय मंत्री महोदय मेरी बात को सुने और इस बात पर गौर करें। माननीय सभापति महोदय, 2019-20 में राशि का जो प्रावधान किया गया, वे राशि का वो हमारा था 51,842.7 लाख का जो प्रावधान था। लेकिन हम बात करेंगे 2021-22 की तो आप देखिए 24,768.24 का ये हमारा आंकड़ा रह गया। क्या हम राजस्थान के इस वर्ग को और जो खासकर हमारे ऐसे गरीब बच्चे जिन्हें इसकी अति आवश्यकता होती है, क्या इस राशि को घटाकर हम उन बच्चों को न्याय देने का प्रयास कर रहे हैं? मुझे लगता है कि चाहे कोई भी सदस्य इस सदन में बैठा हो, चाहे एससी एसटी वर्ग का हो, चाहे जनरल वर्ग का हमारा सदस्य हो, लेकिन हर विधायक के पास, हर मंत्री के पास हमारे इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने वाले बच्चे लगातार चक्कर काटते रहते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी 2021-22 में जो आपने प्रावधान किया 35,043.15 लाख रुपए पर हम लोग आ गए। अब आप देखिए, जब हम इस राशि को लगातार घटाते जा रहे हैं तो हम कौन सी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति एससी के वर्ग को देने का लाभ पहुंचा रहे हैं, इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। यानी कि अगर देखा जाए तो 2019-20 में हमने लाभान्वित किए 4,57,915 और लास्ट में हम आ गए 2021-22 में 29,538 पर। निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मैं अगर आपको अनुसूचित जनजाति वर्ग की जो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है,
अगर उसमें भी मैं आंकड़ों में जाना चाहूं तो आप देखिए, हमने 2019-20 में इसका प्रावधान जो रखा था वो 32,784.50 लाख का हमने रखा था, लेकिन वही आंकड़ा घटते घटते 2021 में 23,911.29 पर पहुंच गया और 2021-22 में 27,494.98 में पहुंच गया। निश्चित तौर पर यह सुधार भी हम लोगों को इस वर्ग को आगे पहुंचाने के लिए करना पड़ेगा, वरना कतई संभव नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहूंगी, बातें तो बहुत सारी है कहने को, लेकिन समय भी कम होगा। पर मैं इस वर्ग से आती हूं और इस वर्ग से आती हूं तो इस वर्ग के मन की पीड़ा को मैं अच्छे से समझ सकती हूं। मैं धन्यवाद देती हूं कि सरकार ने जो शिक्षण संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों से जो ली गई राशि, नॉन रिफंडेबल जो फीस थी, उसका पुनर्भरण का आपने नियम भी बनाया और उस राशि को देने का प्रावधान आपने किया। लेकिन मैं करबद्ध निवेदन करती हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से कि हमें अगर सही मायने में लाभ देना है तो निश्चित तौर पर हम इस राशि को घटाते जा रहे हैं। आपने वादा किया है और वादा किया है तो ठीक से, ईमानदारी से, मन से हम उनको सहयोग करें, न कि आपने 2019-20 में 151.87 लाख रुपए का प्रावधान किया, लेकिन 2021-22 में हम मात्र 28.79 पर आ गए। निश्चित तौर पर इस वर्ग का किसी भी हालत से विकास नहीं हो सकता, इस ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ देने का काम सरकार कर रही है, लेकिन मैं बूंदी जिले की ही बात करूं या पूरे राजस्थान की बात करूं तो प्रत्येक विधायक ने इस सदन में इस बात को कहा कि हजारों में, लाखों में ऑनलाइन आवेदन आए, लेकिन आखिर में क्या कारण था? जब ऑनलाइन हमारी साइट खोली गई तो क्यों नहीं उन्हें स्वीकार किया, उन्हें रद्दी के टोकरे में डाल दिया गया। निश्चित तौर पर अगर आप चाहते हैं कि किसी गरीब को इस खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिले तो हमें इसके लिए कुछ विचार करना पड़ेगा और जो 8 बीघा भूमि का जो प्रावधान हम लोगों ने किया है उसे भी इसमें हटा देना चाहिए, इस शर्त को। तो सही मायने में बहुत ज्यादा राजस्थान की जनता, गरीब जनता इससे लाभान्वित हो सकेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि केशवरायपाटन मेरी विधानसभा, जिसमें SC/ST का बाहुल्य है, ऐसे में मैं मांग करना चाहती हूं कि वहां पर एक छात्रावास खोला जाए नया, ताकि वहां की गरीब जनता को लाभ इसका मिल सके। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सारे हमारे जितने भी हॉस्टल हैं राजस्थान के, आज उनकी हकीकत हम देखें और उनका, क्योंकि एक प्रश्न मैंने लगाया था उससे मुझे जानकारी मिली कि आज भी इतने पद हमारे रिक्त पड़े हैं। मैं मांग करती हूं कि उन सारे के सारे पदों को सरकार को तुरंत प्रभाव से भरना चाहिए। और साथ ही ये भी मांग करूंगी कि जो हमारे दिव्यांग भाई होते हैं, जिन्हें लगातार ऋण के लिए बैंकों में चक्कर काटना पड़ता है और जो बार बार उन्हें परेशानी आती है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि 20% का प्रावधान किया जाए और तुरंत प्रभाव से अगर उनके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की कोई खामी रहती है तो सरकार का इस तरह का निर्देश हो कि घर पर जाकर उनसे पूर्ति करवाई जाए, चाहे उनका चिकित्सा प्रमाण पत्र हो, चाहे अन्य तरह का कोई दस्तावेज उनका हो, तो हकीकत में उनको लाभ मिल सकेगा। और साथ ही साथ निवेदन ये भी करना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो आपने 6 माह का जो प्रावधान रखा है, उसकी राशि उसका समय बढ़ाकर 1 वर्ष हम करेंगे तो निश्चित तौर पर इस योजना का लाभ। सभापति महोदय, मुझे 15 मिनट का समय दिया था, 15 मिनट कर दिया, तब भी आप संतुष्ट नहीं है। 20 कर दूंगा तब भी आपको तो क्या बोलने का अपना एक अलग है। राजस्व का थोड़ा बहुत बोल देती हूँ, राजस्व का माने 2 मिनट का समय दे दी, 2 मिनट, ओनली 2 मिनट साहब। कोई नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन 10 मिनट से बढ़ा के 15 मिनट कर दिया आपका, प्लीज सहयोग करें।